पढ़ा किस प्रकार जो है बेबी को पता चलता है कि जो उसकी माँ है उसका देहांत हो चुका है, और उसके बाद उसके बाबा जो है उसके बेटे के बारे में पूछते हैं, बेबी के बड़े बेटे के बारे में, और उससे मिलने जाते हैं। तो वो जो है उसे दादू कहकर प्रणाम करता है अपने नाना जी को, बेबी का बड़ा बेटा। फिर बाबा बोले, तुम्हारा बाबू ठीक है, मैंने साथ चलने को कहा था पर वह नहीं आया। भाई, मेरे लड़के को देखकर बाबा की आंखें भर आई। फिर क्या हुआ कि वो बोले मुझसे, तुम लोग और भी बड़े हो भाई, पहले कैसे परिवेश में थे तुम लोग, कि तुम्हारा जो तुम लोग कैसे मतलब अपना जीवन यापन कर रहे थे, अब तो जो स्थिति है वो पहले से बेहतर है। अब तुम सबको देखकर बहुत खुशी हुई। मुझसे बाबा ने कहा, तुझे अब कष्ट नहीं होगा बेटा, तेरा लड़का बड़ा हो रहा है। तो जो बेबी के बाबा हैं बेटा, पिताजी हैं, वो बेबी को कहते हैं कि बेटा अब तेरे को और ज्यादा कष्ट सहन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तेरा बेटा बड़ा हो रहा है। देखना एक दिन यही तुझे सुख देगा। बेटा अभी थोड़ा कष्ट उठा ले, बाद में इसके साथ सुख शांति से रहना। मेरे लड़के से बाबा बोले, दादू भाई ठीक से रहना, और इतना कहकर मेरे साथ लौट आए। बाबा हमारे यहाँ से चलने लगे तो तातुस ने उनसे कहा, आप बेबी की तरफ से निश्चिंत होकर जाइए। बाबा बोले, जब आप लोग हैं तो चिंता की कोई बात नहीं। चिंता करता, लेकिन अब नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने देख लिया है कि मेरी लड़की यहाँ खूब अच्छी तरह से रह रही है। बाबा चले गए। उन्हें कहीं से पता चल गया था कि मैं कुछ लिख विख रही हूँ। सुनकर वह बहुत खुश हुए थे। जहां पहले वह मेरी कोई होश खबर नहीं लेते थे, वहां अब वह जब जब फोन पर मेरा हालचाल पूछने लगे, वह बार बार यह भी जानना चाहते थे कि मेरा लिखना कहाँ तक आगे बढ़ा है, खत्म हुआ है या नहीं। वह मुझे अपने यहाँ आने को भी कहते, और साथ में यह भी कि यदि मैं रुकना न चाहूं तो लौट कर आ सकती हूँ। मेरी जाने की इच्छा नहीं होती थी। कि मेरे पिताजी मुझे कहते थे, बेबी के पिताजी बेबी को कहते थे कि तू एक बार घर आ जा, यदि तू नहीं रुकना चाहती है तो मत रुकना, लेकिन एक बार आ तो जा। लेकिन बेबी की इच्छा अपने घर जाने की नहीं होती थी। बाबा के जाने के बाद कई दिन मेरा मन बहुत खराब रहा। मैं पछताती कि माँ मर गई और मैं आंखों से उसे देख तक नहीं पाई। मुझे बाबा के गिरते स्वास्थ्य के बारे में भी चिंता लगी रहती थी, कि बाबा का जो स्वास्थ्य है, मेरे पिताजी का जो स्वास्थ्य है, वह भी दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, इस बात की भी मुझे चिंता थी। इसी बीच क्या हुआ कि जेठू और शर्मिला दी की कई चिट्ठियां भी आ पहुंची थी, और उनके जवाब देने की चिंता अलग से रहती। चिट्ठियां के जवाब देने से दोनों खुश होंगे और मेरा मन भी बहल जाएगा, यह सोचकर एक दिन सारी चिट्ठियां लेकर मैं बैठ गई। जवाब देने से पहले उन चिट्ठियों को एक बार फिर पढ़ लेना जरूरी समझकर मैंने पहले जेठू की चिट्ठियां उठाई और किसी कहानी की तरह उन्हें पढ़ने लगी। तातुस ने तुम्हें शब्दकोश की मदद लेने को ठीक ही कहा है, मेरी भी यही राय है। चिट्ठी लिखने में भूलें तो होंगी ही, लेकिन क्या इसी से तुम चिट्ठी लिखना बंद कर दोगी? तो जेठू ने क्या लिखा था कि जो तातुस ने तुम्हें सजेशन दिया है कि तुम डिक्शनरी का यूज करो नए नए शब्दों के लिए, अगर तुम्हें शब्द नहीं मिल रहे हैं चिट्ठी लिखने के लिए तो तुम डिक्शनरी का प्रयोग करो। तो जेठू कह रहे हैं कि तातुस जो है तुम्हें ठीक कह रहा है, ये सलाह ठीक है तातुस की, तुम मान जाओ और जो शब्दकोश की मदद लो। भाई चिट्ठी अगर हम कुछ काम करेंगे तो गलतियां तो होंगी ही, क्योंकि गलतियां किससे होंगी? जो काम करेगा। अब जो कुछ करेगा ही नहीं तो उससे गलतियां कैसे होंगी? तो बार बार जिज्ञासा करना कोई बुरी बात नहीं है। जिज्ञासा क्या होता है? जानने की इच्छा। जिज्ञासा होने से ही हम लिख पाते हैं। तुम्हारी कहानी क्या इधर सोई पड़ी है तुम्हारे तातुस की तरह? नव वर्ष में खूब लिखो और मल्लेश्वरी की तरह मोटी मोटी हो जाओ, यही मेरी कामना है। ये किसकी चिट्ठी थी? जेठू की। किसको लिखी गई थी? बेबी को।
तुम्हारा लेखन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि दूसरों को भी अच्छा लगेगा। मैं अपने बंधु आनंद के कहने पर उनका यह लेख तुम्हें भेज रहा हूँ। तुम्हारे लेखन को लेकर तुम्हारे तातुस और तुम्हारे जेठू दोनों के ही सोचने विचारने का कोई अंत नहीं है, क्योंकि तातुस और जेठू तुम्हारे बारे में बहुत ऊंचा सोचते हैं। तो कह रही है कि जैसे जैसे तुम्हारे तातुस और जेठू तुम्हारे बारे में सोचते हैं, तुम उससे भी ज्यादा कुछ करके दिखाओ। मैं अपने बंधु आनंद के कहने पर जो है एक लेख भेज देता है जेठू, किसको? बेबी को। दोनों के ही सोचने विचारने का कोई अंत नहीं। सबसे अधिक खुशी की बात यह है कि पहले की तरह अब तुम्हें लिखने में कष्ट नहीं हो रहा है। आशापूर्णा देवी की कोई नई किताब पढ़ी क्या? तुम्हारी लिखावट पहले मुझे काफी कष्ट देती थी, अब कष्ट देने की बात तो दूर, तुम्हारी लिखावट देखकर बहुत खुशी होती है। कि पहले जो तुम्हारी लिखाई थी वो समझ नहीं आती थी, लेकिन अब जो है तुम्हारी लिखाई देखकर बहुत खुशी होती है। किसको होती है? जेठू को। किसकी लिखाई देखकर? बेबी की लिखाई देखकर। पढ़ते हुए एक बार भी मुझे डांटने की इच्छा नहीं होती, बल्कि बार बार शाबाश, बहुत अच्छे कहने की इच्छा होती है। तो कहते हैं जेठू कि जब भी मैं तेरा लेख पढ़ता हूँ तो मुझे अब डांटने की इच्छा नहीं होती, जैसे कि पहले होती थी जब तुम्हारी लिखावट समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब तो बार बार शाबाश और बहुत अच्छा कहने की इच्छा होती है। भूलों की चिंता करने लगो तो एक लाइन भी लिखी नहीं जा सकती। यदि हम ये सोचें कि नहीं हमारे से ये गलती हो जाएगी, हमारे से ये गलती हो जाएगी, तो ना तो हम कुछ जिंदगी में कर पाएंगे और ना ही कुछ लिख पाएंगे। उनकी चिंता किए बिना लिखना होगा कि गलतियों को इग्नोर करके ही आदमी को आगे बढ़ना होता है। बाद में अपना लिखा स्वयं ही सुधार लेना होगा। इसके बाद यदि गलतियां होती हैं तो क्या है कि जो आपने लिखा है उसको एक बार देख लो और उसमें से गलतियां सुधार लो। इसके बाद जिन लोगों का काम ही है लिखना पढ़ना, उनमें इसे कुछ और सुधरवाने की बारी आएगी। भाई जब कोई और आपसे सुपीरियर है तो उससे भी हम उस काम को सुधरवा सकते हैं, लेकिन शुरुआत तो करें। लिखने बैठने से ही लिखा जा सकता है। यह अभिज्ञता तुम्हें निश्चित ही हो गई है। अभिज्ञता में जानकारी, नॉलेज। हाँ, तुम्हारे तातुस ने तुमसे ठीक ही कहा है कि भूल होती है तो हो, फिर भी लिखो। जेठू की जितनी चिट्ठियां आती उतनी मेरी इच्छा होती कि लिखूं और भी लिखूं। यानी कि तातुस और जेठू मुझे लेखन कार्य के लिए हमेशा उत्साहित करते रहते थे। वे मेरे को हमेशा ये शिक्षा देते रहते थे कि गलतियों को इग्नोर करो। क्या होता है फिर बेटा? शीला मुझे हिंदी में चिट्ठी लिखती थी। उनकी चिट्ठियां सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता। उनकी चिट्ठियां कुछ और ही तरह की होती थी। अब तो आपने जेठू के बारे में पढ़ा कि जेठू जो है किस तरह की चिट्ठियां लिखते थे उन्हें। अब पढ़ रहे हैं हम शर्मिला दी की चिट्ठियों के बारे में कि शर्मिला दी किस प्रकार की चिट्ठियां जो है लेखिका को लिखती थी। मैं सोचती कि उनके यहाँ भी तो घर के काम के लिए कोई लड़की रखी गई होगी, क्या उसके साथ भी वह वैसा ही व्यवहार करती होगी जैसा वह मेरे साथ करती है? कौन कहती है ये बात? बेबी। किसके संदर्भ में? बेबी हालदार के संदर्भ में। कि बेबी हालदार जो है शर्मिला दी के संदर्भ में ये बातें कर रही है कि शर्मिला दी ने भी अपने घर में कोई काम वाली रखी होगी। क्या शर्मिला दी उस काम वाली के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करती हैं जैसा मेरे साथ करती हैं? मुझे तो वह किसी के घर काम करने वाली लड़की की तरह नहीं दिखती, और चिट्ठियां भी ठीक उसी तरह लिखती है जैसे अपनी किसी बांधवी को, जैसे अपनी किसी मित्र को, रिश्तेदार को चिट्ठियां लिखती है, वह मुझे वैसी ही चिट्ठी लिखती है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि वह जो है अपनी काम वाली के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करती होगी। तातुस उनकी चिट्ठियां पढ़कर सुनाते तो अपनी टूटी फूटी बांग्ला में भी मैं उन्हें लिख लेती। जब तातुस शर्मिला दी की चिट्ठियां पढ़कर मुझे सुनाते तो मैं उनको बांग्ला भाषा में कन्वर्ट कर लेती। कभी जब मेरा मन खराब होता तो उनकी यह चिट्ठियां मुझे आह्लादित कर देती। आह्लादित मीन्स प्रसन्न कर देती। बेबी एक बार सोचकर देखो कि अपने बाबा को तुम जैसा समझती हो वैसा वह क्यों है? इसका कारण क्या है? थोड़ा उनकी तरफ से भी सोचो, जिन्हें तुम माफ भले ही न कर सको,
तो कहती है कि बेबी, जो तू अपने बाबा को इतना बुरा मानती है कि भई उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, तो उनकी परिस्थितियों के बारे में भी तो सोच कर देखो। बेबी, जो हमें अच्छे नहीं लगते उन्हें भी माफ़ किया जा सकता है और शायद वैसा करना ही भला है। यदि तुम यहाँ आ जाओ तो हम दोनों खूब सजेंगे और खूब नाचेंगे। फिर क्या होगा, तुम्हें सजना अच्छा लगता है कि नहीं? मुझे तो कभी भी अच्छा लगता है। मुझे तो कभी-कभी अच्छा लगता है सजना। कौन कहती है? सजना संवरना। तो यहाँ पर क्या कहती है बेबी, मुझे कभी-कभी सजना संवरना अच्छा लगता है, तुम मेरे लिए सजना और मैं तुम्हारे लिए सजूंगी। तो शर्मिला दी क्या कहती है कि बेबी, तुम मेरे लिए सजना और मैं तुम्हारे लिए सजूंगी। हम दोनों जब एक दूसरे से मिलेंगे तो जी भर कर हंसेंगे। यदि हंसने की कोई बात न होगी तब भी हम हंसेंगे। बेबी, तुम उस समय क्या अवाक नहीं रह जाती जब कोई तुम्हारा लिखा कुछ पढ़कर कहता है कि बहुत अच्छा? कि बेबी, जब तुम्हारे लेखन कार्य को कोई कहता है कि बहुत अच्छा, तो क्या तुम्हारे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पाते हैं, अर्थात नहीं निकल पाते, तुम चुप रह जाती हो। और तुम क्या कभी यह सोचती हो कि इतनी कठिनाई, इतने कष्ट में बीता तुम्हारा जीवन लिखना शुरू करने के बाद से इतनी सुंदर कैसे हो गया है? तो शर्मिला दी क्या कहती कि बेबी, क्या तुमने कभी सोचा है कि जो तुम्हारा जीवन था इतना कष्टमय था, वो लेखन कार्य शुरू करने के बाद जो है इतना सुंदर कैसे बन गया है? मुझे यह बात बड़ी मजेदार लगती कि शर्मिला दी ने मेरे सजने धजने के बारे में पूछा, क्योंकि सजना धजना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। मैंने कितनी ही लड़कियों बहुओं को देखा था जो कहीं घूमने जाने की बात उठी नहीं कि सिंदूर की डिब्बी, पाउडर का डिब्बा, आईना मतलब शीशा, कंघी और न जाने क्या क्या लेकर सजने बैठ जाती। साड़ी पहनती तो अपनी किसी सहेली को बुलाकर पूछती, ए देख तो ठीक से पहनी कि नहीं? भई मेरी साड़ी कैसी लग रही है, सुंदर लग रही है या नहीं? अगर सहेली ने उसके मन की बात नहीं कही, तो ठहरो कहकर साड़ी को फिर 10 बार खोलती, पहनती। भई मैंने कई जो है औरतों को ऐसे करते हुए देखा है, जो सजने संवरने की तरफ काफ़ी ध्यान देती हैं। कौन कहती है? बेबी। कोई-कोई अपने स्वामी से भी पूछती है, स्वामी का मतलब है यहाँ पति, कि क्यों जी, कौन सी साड़ी पहनना ठीक रहेगा? स्वामी यदि कहता है यह साड़ी पहनो, इसमें बहुत अच्छी दिखोगी, तो उस साड़ी को पहने वह मुस्कुराती हुई जल्दी जल्दी कमरे में जाती और फिर साड़ी पहन स्वामी के सामने आ खड़ी होती और चाहती कि वह एक बार फिर कहे, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। सिर्फ यही नहीं, वे चाहती कि और लोग भी कहें, देखो देखो कितनी सुंदर लग रही है। मैं तो देखकर अवाक रह जाती कि औरतों को साड़ी गहने से इतना मोह है, इनके लिए इतना लालच, इतना लोभ। मैं उन्हें देखती कि होठों पर, चेहरे पर ढेर सारा रंग पोत लिया और चल पड़ी अपने स्वामी या किसी आदमी के साथ घूमने। यह सब चीजें और औरतें न जाने क्यों इतना पसंद करती हैं। मुझे यह सब एकदम ही अच्छा नहीं लगता। तो बेबी जो है अपनी सोच बता रही है सजने संवरने के बारे में। मुझे बचपन से ही अधिक सजना संवरना अच्छा नहीं लगता। बचपन से में मेरी दीदी मुझे पकड़कर जबरदस्ती मेरी कंघी करती और बाल बांधती। सहेलियों के साथ कहीं जाना होता तो सहेलियां ही कह कह कर मुझे सजाती संवारती। ब्याह के बाद भी इन सब चीज़ों का शौक मुझे नहीं हुआ। कहीं जाना भी होता तो बस जैसे-तैसे कंघी कर मांग में सिंदूर लगा चल पड़ती। इस बार भी पाड़े की औरतें मुझे देखकर जलती। इस पर भी जब मैं मतलब कभी घर से बाहर निकलती कंघी करके अपने पति के साथ या जो भी था, मांग में सिंदूर डालकर निकलती। मैं इतना फैशन-वैशन तो करती नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है मोहल्ले की औरतें मुझे देखकर जलती। वे अगर मुझे देखती तो और भी जलती और इसको उसको बुला आपस में खुसर-खुसर करने लग जाती, क्योंकि साड़ी की सजा की जगह मैं सलवार सूट जो पहनने लगी थी। क्योंकि बेबी जो है साड़ी नहीं पहनती थी, क्या पहनती थी? सलवार सूट। और जो बंगाली लोग हैं वो ज़्यादातर साड़ी डालते हैं। तो जब मैं सलवार सूट पहनकर निकलती थी तो जो
औरतें हैं वो आपस में खुसर-फुसर करने लग जाती थी। यहाँ आकर इस तरह की तुच्छ बातों से मैं बच गई, यहाँ मुझे सबका स्नेह मिलता था। तो कहती है लेखिका बेबी हालदार कि यहाँ आने के बाद क्या हुआ है कि मैं ऐसी तुच्छ बातों से, ऐसी छोटी सोच जो है वो मेरी बदल गई है और लोग भी मेरे बारे में अब कुछ नहीं कहते हैं। क्योंकि अब जो मेरी सोच है मैं इन बातों के बारे में सोचती ही नहीं। मैं जो है किसके बारे में सोचती हूँ अपनी पढ़ाई और लिखाई के बारे में, इन्हीं चीज़ों में व्यस्त रहती हूँ। तो अब जो है लोगों की सोच मेरे प्रति वो नहीं रही है। तातुस के लड़के विदेश से लौटते तो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आते। मामा, माँ ने अर्जुन दा की माँ आती तो वह भी माने कौन था? जो है इसका तातुश का बड़ा बेटा। तो कहते माँ ने भी आता, अर्जुन दा की माँ भी आती, तो वह भी मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आती थी। मैं सोचती थी कि इन लोगों का इतना प्यार मैं सँभाल भी पाऊँगी या नहीं? अब मुझे आश्चर्य होता है जब कोई कहता है कि वह इसके या उसके बिना नहीं रह सकता। जबकि पहले मैं भी सोचती थी कि मैं अपने दुर्गापुर के कुछ बंधुओं को छोड़कर नहीं रह सकूँगी। यह सब बस कहने भर की बात होती है। जो पहले कहा करते थे कि इसके या उसके बिना नहीं रह सकेंगे, वे आज उनके बिना बड़े मज़े से हैं। मैं भी कुछ दिन बहुत उदास रही थी, जब अपने बंधुओं को छोड़कर आना पड़ा था। और धीरे-धीरे क्या हुआ कि सब ठीक हो गया। बच्चों को पाल-पोस कर बड़ा करने की तरफ मैं अधिक ध्यान देने लगी और उसमें मुझे इतना सुख मिलने लगा कि अपने बंधुओं से बिछुड़ने की दुःख की जगह मैं अब मानने लगी थी कि उनमें से कोई भी मुझसे मिलने न आए। देखिए, पहले मैं चाहती थी कि मेरे भाई, मेरे बंधु मुझसे मिलने आए क्योंकि मैं दुखी थी। लेकिन अब जो मेरा सारा ध्यान था, वो अपने बच्चों के को पाल-पोस कर बड़ा करने में, उनकी पढ़ाई-लिखाई करवाने में था। इसलिए मैं चाहती थी कि अब मेरे को मेरे भाई-बंधु कोई मिलने ना आए, मेरे को डिस्टर्ब ना करें। मैं अपने बाल-बच्चों में मगन थी और इस बात से बहुत खुश थी कि उनकी पढ़ाई-लिखाई ठीक चल रही है। वे अब न तो पहले की तरह ज़रा-ज़रा सी बात पर रोने-चिल्लाने लगते, न ही बेमतलब इधर-उधर भटकते। बातें भी अब वे ऐसी करने लगे थे जैसे पहले कभी नहीं करते थे। अभी कुछ ही दिन हुए मैं रात के 8-9 बजे अपने बच्चों के साथ छत पर बैठी बातें कर रही थी कि हठात मेरी लड़की ने पूछा, "माँ, तुम कभी स्कूल गई हो?" मैं अवाक हो उसकी ओर देखती रही और सोचने लगी कि इतनी जरा सी बच्ची ऐसी बात पूछ रही है। यानी कि जो उनकी सोच थी वो भी अब जो है बेहतर हो गई थी पहले से, क्योंकि जैसे माहौल में हम रहते हैं वैसी सोच हम हमारी अपने आप क्रिएट हो जाती है, क्योंकि माहौल का जो है हमारी संगति का असर हमारे ऊपर पड़ता है।